सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 10 ईयर्स में वो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया था। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद गिवन लिखते हैं, देन विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिया है कि एक सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड का जो लेंथ है बेसिकली वो पाई मीटर है एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और उसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। हैज़ अ वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न्स। तो आप ये कह सकते हो कि उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, 1000। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने एम्पियर का हो रहा है, 5 एम्पियर का। तो फाइंड क्या करने को बोला है, वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द रेडियस। यानी सिंपल मैं बोलूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करने के बाद वापस से हमें क्या करना है, एक बार गिवन लिख लेना है कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन लिखने के लिए वापस से आपको एक बार क्वेश्चन को ब्रेक करके रीड करना है। सबसे पहले सोलेनॉइड का मुझे लेंथ दिया है, तो मैं लेंथ को जनरली एल से डिनोट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू मुझे दिया है पाई मीटर। ठीक है, तो लेंथ दिया है मुझे पाई मीटर और उसके बाद लेंथ के बाद दिया है डायमीटर विच इज़ 5 सेंटीमीटर। डायमीटर को लेट से डी से डिनोट करते हैं विच इज़ 5 सेंटीमीटर। वी नो दैट कि जनरली हमें डायमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हमें फाइंड करना होता है रेडियस। तो रेडियस के लिए मुझे क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करूं तो मुझे इसका वैल्यू मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 25 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो जब मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो उसके लिए मुझे करना क्या होता है, दैट इज़ के 2.5 इंटू 10⁻² करना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक डिजिट भी साथ में शिफ्ट कर दिया, इसके लिए पावर क्या आ गया, -3। देन उसके बाद क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टर्न्स मुझे दिया है दैट इज़ नथिंग बट 1000 नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, वो लिख लेते हैं। एंड करंट जो मुझे गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर एंड वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो इस तरीके से हमने गिवन लिख लिया और क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लिया। नाउ देयर फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू, अब बात आती है फॉर्मूला क्या लगेगा। तो देखो सोलेनॉइड का तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास और वो क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। करेक्ट, यहाँ पर याद रखना है कि स्मॉल एन का जो मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है और म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देयर फॉर मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, और जो स्मॉल एन है उसकी जगह पर हमें लिखना है कैपिटल N अपॉन L इंटू क्या हो जाएगा, I। तो अब यहाँ पर हम फाइनली वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1000 दिया है, 1000 को मैं 10⁻³ लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, 10⁻³। एल जो मेरा है वो कितना दिया है, पाई, और करंट की वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आता है कि भाई पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसल। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 और 3 करूँगा तो ये -4 हो जाएगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू 5 4 जा कितना होता है, 20 इंटू 10⁻⁻4 होगा। और अगर मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ b इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3 और इसका यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं टेस्ला। ठीक है, आप टेस्ला भी यूज़ कर सकते हो या इसका यूनिट आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यों बोल रहा है, करंट कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं करंट I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें समझ में आता है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स की बात हो रही है और दोनों लॉन्ग पैरेलल वायर्स में इक्वल अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। मतलब आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है।
इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि दोनों में सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। और दो वायर के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है इसे हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट वायर और ये हमारा क्या है, सेकेंड वायर। तो जनरली इसका डेरिवेशन भी है जो हम डिराइव करते हैं, जहाँ पर हम फर्स्ट वायर में फ्लो होने वाले करंट को I1 कहते हैं और सेकेंड वायर में फ्लो होने वाले करंट को I2 कहते हैं। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों में सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैरिंग इक्वल करंट एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.35 सेंटीमीटर। डिस्टेंस यानी कि डी की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर, जिसे नॉर्मली हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो इसे लिखेंगे 1.35 इंटू 10⁻⁻² मीटर। डन। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द वायर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना फोर्स है, तो इसे हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब F/L, और इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4.76 इंटू 10⁻⁻² और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है करंट। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बस एक ही फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ μ0 I1 I2 अपॉन 2πd होता है। क्या होता है, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हम F/L की वैल्यू रख देते हैं। देयरफॉर F/L की जो वैल्यू है दैट इज़ 4.76 इंटू 10⁻² होती है, इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7, और वहीं पर I1 की वैल्यू को हम I बोलेंगे और I2 को भी I बोलेंगे। तो I इंटू आई करूँगा तो क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा, और अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी 2π, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 1.35 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये सारी हमारी गिवन वैल्यूज़ है जो हमने पुटअप कर दिया। अब सबसे पहले तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको मैं कट करूँगा 4 को, तो 2 आ जाएगा। तो पहले तो हम इसे एज इट इज़ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4.76 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻7 इंटू क्या करेंगे I का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर वैल्यू क्या बचती है 1.35 इंटू 10⁻²। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब सबसे पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 4.76 इंटू 10⁻² इंटू 1.35 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 इंटू I²। देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वैल्यूज़ भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है, दैट इज़ 4.76। आप चाहिए तो इसे ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ, तो अननेसेसरी आपको एक स्टेप बढ़ाना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली 2 को 4.76 से कैंसिल करके 2.38 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर मैं इसे लिख लेता हूँ 2.38 इंटू 1.35 और 10⁻² 10⁻² क्या आ जाएगा -4, और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻7 इज इक्वल टू I का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे लिखते हैं देयरफॉर 2.38 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 और 10⁻7 को ऊपर भेजूंगा तो +7 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 10⁻³ इज इक्वल टू I का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, नॉर्मली 2 डिजिट का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन स्टेप अप्लाई करना है। तो 2.38 मल्टीप्लाइड बाई 1.35, तो इसका आंसर हमें समथिंग मिलेगा 3.213 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू I²। अब बात ये आती है कि हमें यहाँ पर I² नहीं चाहिए, I चाहिए। तो I के लिए मुझे ये सारी वैल्यूज़ को कहाँ पे लाना पड़ेगा, रूट के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3.213 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻³ कर देता हूँ। अब आप जानते हो कि अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो जो पावर है वो बेसिकली एक इवन नंबर होगा, तो जब ये पावर रूट से बाहर निकलेगा तो हाफ हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं देखूँ तो ये मुझे ऑड नंबर दिख रहा है, तो मैं इसे लिख देता हूँ 32.13, तो पावर हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, I इज इक्वल टू
रूट से पावर को बाहर निकाल देंगे, नंबर को एज इट इज़ रखेंगे 32.13, तो पावर बाहर निकलेगा तो 10⁻1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है कि रूट 32.13 में वैल्यू देखना है। तो आपको लॉग टेबल बुक में जाना है, वहाँ पर स्क्वायर रूट कॉलम ओपन करना है और वहाँ पर देखो 32 में 1 का 3, तो इसकी वैल्यू आपको समथिंग मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 5.668 इंटू 10⁻1। 10⁻1 का मतलब 10 होता है, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 56.68 और इसका यूनिट क्या यूज़ कर लेंगे, एम्पियर। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। याद रहे कि देखो 68 लिख लो या 69 लिख लो, पॉइंट डेसिमल में ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। अ करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय 0.2 सेंटीमीटर। तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जिस तरीके से हमने अभी अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसकी वैल्यू रख के आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें करंट निकालने को बोल रहा है और दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 0.2 सेंटीमीटर है। तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा 0.2 इंटू 10⁻²- मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। इसे और सिंपल बनाने के लिए मैं डिजिट को शिफ्ट करूंगा और लिखूंगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर। डन। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है F/L। नॉर्मली यही होता है कि हर एक क्वेश्चन में F/L की वैल्यू गिवन होती है। तो F/L की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। एक्ट्स ऑन बोथ द वायर्स रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच वायर। तो अब नॉर्मल से यहाँ पर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट और क्या हो जाएगा I1/I2 अपॉन 2πd। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो F/L की वैल्यू क्या है वो रख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर इसकी वैल्यू 4 इंटू 10⁻² है इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻7 है और I1/I2 सिंस दोनों की वैल्यू सेम बोला है तो इसे हम लिख लेंगे I² और अपॉन क्या हो जाएगा 2π और d की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख देना है। अब वापस से देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 को कट करूँगा तो 2 आ जाएगा और 2 से वापस से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर फाइनली इसका आंसर मिलेगा 4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बचा 10⁻7 इंटू आई का स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर क्या है 10⁻3। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻7 इंटू आई का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 4 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू 10⁻7 इंटू आई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसे मैं इस तरह से लिखूंगा 4 इंटू 10⁻5 अपॉन 10⁻7 इज इक्वल टू I²। देखो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ स्टेप्स यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हर एक को समझ में आ जाए आसानी से, इसीलिए नंबर ऑफ स्टेप थोड़े से मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 4 इंटू 10⁻5। अच्छा -7 ऊपर आएगा तो +7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 10⁻2 इज इक्वल टू आई का स्क्वायर। और आप जानते हो कि 10⁻2 मतलब 100 होता है, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू I²। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 400 और 400 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। ठीक है, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स इज 20 एम्पियर। तो दोनों क्वेश्चन ये सिमिलर क्वेश्चन थे जो 2022 और 23 में पूछे गए थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर में आप जानते हो यहाँ पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ये कोई एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है।
तो इससे बनने वाली किसी पी पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है, ठीक है, जो कि आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो गिवन कंडीशन में जो वैल्यूज़ है पहले हम उसे रख लेते हैं। तो क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अपने को मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो आर का डिस्टेंस कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। तो करंट यानी आई की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 6 एम्पियर। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है विच इज़ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है, ठीक है। बस यहाँ पर सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷। करंट तो 6 दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे 2π, आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻²। तो ये पाई से पाई कैंसल, ये कट करूँगा तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 से कट करूँगा तो 2 हो जाएगा, 3 6 2 होता है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 इंटू 10⁻⁷, और 10⁻² ऊपर आएगा तो +2। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 10⁻⁵, और इसका यूनिट लिख सकते हैं टेस्ला, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि जो वैल्यूज़ भी गिवन थी वो भी काफ़ी इजी थी, तो आसानी से इसका आंसर हमें मिल गया। तो याद रखना है, किसी स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से किसी पी पॉइंट पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहा है, सर्कुलर लूप की, इसीलिए वहाँ पर रेडियस गिवन है और रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू है 9.2 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे 9.2 इंटू 10⁻² मीटर। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2.3 एम्पियर। तो करंट कितना है, 2.3 एम्पियर। डन। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप या सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बस सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट तो हम जानते ही हैं 4π इंटू 10⁻⁷ होता है। और करंट की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज़ 2.3 दिया है, ठीक है। अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे 2, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 9.2 दिया है, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया है तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, ध्यान से सुनो। देयरफॉर वी विल राइट b इज इक्वल टू 2 से 4 को कट करूँगा तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.142 इंटू करता हूँ 2.3 इंटू 10⁻⁷। पहले नंबर को एक तरफ कर लो, पावर को एक तरफ, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा, इंटू 10⁻² है तो ऊपर लेके आऊँगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, इसे लिखेंगे b इज इक्वल टू, देखो 2.3 को 6.284 से आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 डिजिट का है तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिल जाएगा 14.45, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9.2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब आप इसे थोड़ा सिंपल बना सकते हो, या तो यहीं से लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई कर सकते हो, या तो नॉर्मली आप इसे 144.5 अपॉन 92 भी लिख सकते हो इंटू 10⁻⁵। मैंने नीचे से एक पॉइंट शिफ्ट किया तो ऊपर से भी एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसे डिवाइड करना है। तो जब आप इसे डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आपको मिलता है 1.571 इंटू 10⁻⁵, और इसका यूनिट होता है टेस्ला। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। कैलकुलेशन वाला जो भी पार्ट है जहाँ पर आपका लॉग एंटी लॉग इस अप्लाई हो रहा है, वो पार्ट आप यहाँ पर खुद से अप्लाई कर लेना, बिकॉज नॉर्मल वीडियोस में तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर लॉग एंटी लॉग किस तरह से अप्लाई करना है, बट इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के मैं लॉग एंटी लॉग इसलिए मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए।
तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर होनी चाहिए कि PYQs में आपको बस ये समझना है कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो कितने टफ हैं, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो सके कि सारे न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होते हैं। बहुत ही रेयर न्यूमेरिकल्स होते हैं जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है या लेंदी होते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे जितने भी चैप्टर के आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको ये फील होगा कि इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितना हम इनसे दूर भागते हैं। ठीक है, बस आपको एक ही चीज़ का याद होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन के बेसिक स्टेप अगर आप अप्लाई करते हो जैसे मैं आपको बताता हूँ तो न्यूमेरिकल काफ़ी आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ़ अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम, तो सबसे पहले यहाँ पर चार्ज Q की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू कितना दिया है 50 माइक्रोकूलम। हम जानते हैं माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, तो इसे हम लिख लेंगे 50 × 10⁻⁶ कूलम। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में इतना चार्ज गिवन है और बोला इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड v दिया है विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, मतलब कि F कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि नॉर्मली आंसर तो यहाँ पर गिवन है तो इससे आप समझ जाओगे 0 है, बट अगर नहीं होता तो आप क्या करते। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बोला है क्वेश्चन में कि इफ़ अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको इसका फॉर्मूला समझना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट। तो जब भी किसी फॉर्मूले में साइन फंक्शन होता है तो आपको याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू थीटा 90 पे मिलेगी और मिनिमम वैल्यू थीटा 0 पे मिलेगी। और अगर कॉस फंक्शन लगा है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी और मिनिमम वैल्यू 90 पे मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि जो चार्ज है वो उसी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, 0। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों 0 है, बिकॉज V बार और B बार यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और पैरेलल में थीटा की वैल्यू 0 होती है। देयरफॉर F इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, QVB इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली वैल्यू को देख के और इसका फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे और सोचेंगे B नहीं गिवन है तो B कैसे कैलकुलेट करें। तो इसीलिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, यानी अगर हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड पर उस चार्ज को कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। यहीं पर एक और फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं ILB साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं और यह पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि MCG हैज़ 10 टर्न्स। 10 टर्न्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू 10 है। ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर लेंथ दिया है विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू, अच्छा लेंथ यहाँ पर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, लेंथ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ गिवन है अपने को विच इज गिवन इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वहाँ पर हमें एरिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये ना भी पता हो तो जैसे आप उसका फॉर्मूला लिखोगे तो वहाँ पर आपको A मिलेगा और A को निकालने का तरीका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूँगा मतलब 12 इंटू 8 करना है, तो 12 इंटू 8 कर लो, 8 2 जा 16, 6 बैलेंस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 96, और इसका यूनिट हम यूज़ कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आप जानते हो कि हमें एरिया को किस में चाहिए है, मीटर स्क्वायर में।
तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में लाने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, द कॉइल ऑफ एमसीजी कैरीज अ करंट ऑफ 125 माइक्रो एम्पियर। तो करंट की यहाँ पर वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 1.25 माइक्रो एम्पियर। तो मैं माइक्रो एम्पियर लिख देता हूँ और फिर इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है यहाँ पर, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 10⁻² टेस्ला। और हम जानते हैं नॉर्मली टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कभी अगर कोई क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ना समझे तो उन क्वेश्चंस में जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनके यूनिट देख के भी आप पहचान सकते हो कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किस क्वांटिटी की है। अब यहाँ पर आगे क्या बोला है, द ट्विस्ट कांस्टेंट ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज फाइबर इज 12 इंटू 10⁻⁹। ट्विस्ट कांस्टेंट को यहाँ पर हम के से डिनोट करते हैं या सी से भी डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू गिवन है 12 इंटू 10⁻⁹ और यूनिट है न्यूटन मीटर पर डिग्री। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर गिवन डेटा लिख लिया और हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब हमें फाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। तो देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक ही फॉर्मूला है और वो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है दैट इज NAB/K मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, बस ये फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज को पुटअप करके इसे हमें आगे सॉल्व करना है। तो फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 10 दिया है, एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है विच इज़ 96 इंटू 10⁻⁴। तो 96 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। और जबकि b की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10⁻² और करंट की वैल्यू है 125 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, और वहीं पर अगर हम ट्विस्ट कांस्टेंट की बात करें तो ट्विस्ट कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 12 इंटू 10⁻⁹। तो 12 इंटू 10⁻⁹ है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले मैं 12 से 96 को कट कर लेता हूँ बिकॉज 12 8 जा होता है 96 होता है। ठीक है, अब तो हमारे लिए काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, अब सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 125 इंटू 8, नंबर को एक तरफ और पावर को एक तरफ। देखो ये 10 है तो मैं इसे 10⁻1 मान लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो -6 -2 -4 ये पूरा मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 10⁻⁻12 है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10⁻1 दिखाई दे रहा है। तो पहले तो मैं 10⁻12 को एज इट इज़ लिख देता हूँ। नीचे वैल्यू क्या है 10⁻9, ऊपर आएगा तो +9, 9 प्लस और ये जो 1 यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों मिलके हो जाएंगे 10⁻10 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 125 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा 40 बैलेंस 4, 8 2 ज़ा 16 और 4 20 बैलेंस 2, 8 1 ज़ा 8 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अच्छा 10⁻12 और 10 है तो बचेगा 10⁻², क्या बचेगा 10⁻²। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, अच्छा ये जो आपको 1000 दिख रहा है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10⁻2 लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻2 क्या है ये -2, तो 10⁻2 -2 कैंसल। तो देयरफॉर फाई की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, 10 मिल गई। और सिंस डिफ्लेक्शन डिग्री के टर्म्स में होता है तो इसे डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो भी गिवन कंडीशन है उसे अच्छे से आपको लिख लेना, अगर कहीं पर कन्वर्जन रिक्वायरमेंट है तो कन्वर्ट करना है और आगे फिर डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू को रख के इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। याद रखना है किसी न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करते वक्त आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी आसानी से कैंसिल हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। A coil has n turns, each of cross section area 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर बोला है कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, तो मान लेते हैं n टर्न्स है जो हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि आगे लास्ट में यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो क्या दिया है कैलकुलेट n, तो मान लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ टर्न कैलकुलेट करना है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है विच इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁴
और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ 16 इंटू 10⁻⁻5 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यू है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज केप्ट इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो एक्सिस ऑफ द कॉइल कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर बेसिकली थीटा की वैल्यू गिवन है विच इज 30 डिग्री, तो लिख देते हैं 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मतलब बी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या गिवन है, 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो जैसे कि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड की कई सारी यूनिट्स हैं, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। आगे क्या बोला है, द टॉर्क ऑफ 0.02 न्यूटन मीटर। कितना टॉर्क लग रहा है, तो यहाँ पर बोला है 0.02 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, जिसकी वजह से हम डेफिनेटली जानते हैं कि कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक का है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम किसी लूप ऑफ वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो बस हमें ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स वो रोटेट करेगा, जबकि यहाँ पर उसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है वो गिवन है विच इज़ इक्वल टू 1.25 एम्पियर, ठीक है। कितना है, 1.25 एम्पियर, और हमें एन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जानते हो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप बोल सकते हो आप यहाँ पर, और इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। क्या होता है, NIAB साइन थीटा। शॉर्ट में हम इसे टाउ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा या MB साइन थीटा भी कहते हैं, और M का फॉर्मूला क्या होता है, NIA। तो क्वेश्चन में स्मॉल n बोला है तो हम यहाँ पर स्मॉल n रख लेंगे, ठीक है। तो टॉर्क की पहले वैल्यू भी रख देते हैं। देखो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 0.02। तो मैं इसे थोड़ा सिंपल बना के लिख लेता हूँ, 2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना होता है वैल्यू को। तो अब सबसे पहले हमारे रूल के हिसाब से हमें ये देखना होता है, क्या देखना होता है कि जो हमें फाइंड करना है उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ लेके आना है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, बाकी सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड की तरफ। तो मैं इसे लिखता हूँ n इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टाउ अपॉन, कितना हो जाएगा, टाउ अपॉन IAB साइन थीटा, ठीक है। अब आप डायरेक्टली वैल्यू रख के आगे से फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में स्मॉल n से डिनोट किया नंबर ऑफ टर्न्स को, तो अब मैं स्मॉल n से डिनोट कर लेता हूँ। टॉर्क का जो फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है वो 2 इंटू 10⁻² है, तो लिखेंगे 2 इंटू 10⁻², ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद नीचे क्या आ जाता है, I मतलब करंट विच इज़ इक्वल टू 1.25 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसकी वैल्यू है 16 इंटू 10⁻⁵। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आगे यहाँ पर क्या है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री को लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको ढूंढना है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये तो हमें पता है 1/2 होता है। तो देयरफॉर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे n इज इक्वल टू, इसको मैं 2 इंटू 10⁻² एज इट इज़ लिखता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं लाता हूँ। और अपॉन में जो आपको ये वैल्यू दिख रही है इसको इस तरीके से लिख लेंगे, दैट इज़ 1.25, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, 16 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि नंबर को एक तरफ और पावर को एक तरफ, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 से 16 भी कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली यहाँ पर n की वैल्यू को लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो बचा 10⁻², और नीचे क्या क्या बचा है, नीचे बचता है 1.25, तो लिखते हैं 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। और यहाँ पर 10⁻⁵ है, तो 10⁻⁵ को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻⁵। आप चाहिए तो इसे ऊपर ले जाके +5 भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो n है इसको मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ। 10⁻⁵ ऊपर जाएगा तो +5, और +5 में से 10⁻² को माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, 10⁻³ बचेगा, ठीक है।
और 8 5 ज़ा कितना होता है 40, तो 0 बैलेंस 4, 8 2 ज़ा 16, 4 20 बैलेंस 2, और 8 1 ज़ा 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के बाद यहाँ पर डॉट लगा देंगे। तो देयरफॉर इसे सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, तो 1000 रख देते हैं, अपॉन क्या है ये 10 है, क्या है 10 है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स की जो हमें वैल्यू मिल जाती है वो कितनी आ जाएगी 100, ठीक है। तो अगर हम लूप ऑफ वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जिसमें 1.25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जब वो रोटेट करेगा तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेगा, 100 नंबर ऑफ टर्न्स लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो याद रहे कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ किसी भी न्यूमेरिकल का, आप चाहिए तो दूसरे तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बता पाऊँ, ताकि आप ये मेथड सीख लो कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। A cyclotron is used to accelerate protons to a kinetic energy of 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साइक्लोट्रॉन नाम सुनते ही हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन मोशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिया है कि एक साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द प्रोटॉन्स। जैसे कि हमें पता है साइक्लोट्रॉन का काम होता है किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया है वो हम लिख लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है दैट इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसे हमें आगे चल के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो पहले हम वैल्यूज़ को सारे लिख लेते हैं और उसके बाद कन्वर्जन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द साइक्लोट्रॉन इज 2 टेस्ला। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि बी गिवन है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो हमें यूनिट से ही पहचान लेना है कि क्या गिवन वैल्यू है। और आगे हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस एंड द फ्रीक्वेंसी नीडेड। रेडियस मतलब हमें यहाँ पर आर निकालना है, और साथ ही साथ में यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और जबकि यहाँ पर ब्रैकेट में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो, जब भी साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। बस यहाँ पर एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और सेकेंडली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन उनमें एक ही चीज़ की कंडीशन होती है कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है, यानी उनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो साइक्लोट्रॉन के सारे फॉर्मूले बता देता हूँ, और इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो यही चारों पांच जो फॉर्मूले मैं आपको बताऊँगा यही वहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का फॉर्मूला विच इज़ mv इज इक्वल टू QBR, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले नंबर का फॉर्मूला mv इज इक्वल टू QBR, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है दैट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पर अगर इस वाले फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ पर mv का मतलब मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो याद रखना है इसे मोमेंटम p इज इक्वल टू QBR भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, दूसरा फॉर्मूला जो आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा उसका फॉर्मूला होता है 2πm/QB, ठीक है। तो सेकेंड नंबर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πm/QB। यहाँ पर आपको याद रखना है कि m का मतलब मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v का मतलब स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, और b का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। नॉर्मली चार्ज पार्टिकल में हम प्रोटॉन का यूज़ करते हैं या तो हीलियम यूज़ भी करते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/QB, यहाँ पर भी m का मतलब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, q का मतलब चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो इसमें थर्ड नंबर का फॉर्मूला आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो ये भी फॉर्मूला आप याद करो, और ये फॉर्मूला तो हम यहाँ पर अप्लाई भी करने वाले हैं,
और फ्रीक्वेंसी जैसे कि हम जानते हैं इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। तो या तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप 1/t लिख सकते हो, यानी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर देंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो अपने को डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअल फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी का होता है वो होता है QB/2πm। क्या होता है? QB/2πm। तो देखा जाए तो अभी तक यहाँ पर मेजर केसेस में हमें 3 फॉर्मूले मिल चुके हैं। एक फॉर्मूला रिलेटेड टू क्या है? साइक्लोट्रॉन मोशन। तो साइक्लोट्रॉन मोशन का फॉर्मूला होता है mv=QBr। सेकेंड फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, थर्ड फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, और लास्ट एक फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड चार्ज पार्टिकल, यानी जो भी चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन मोशन से बाहर निकलेगा तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज गिवन बाई Q² B² R²/2m होता है। ठीक है, बस इतने ही फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूले के ऊपर ऑलमोस्ट जितने भी साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है या PYQs में आए हैं वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला बस याद कर लेना। तो अब हम बैक अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर रेडियस और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेट सी बात है, सबसे पहले हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो, रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फर्स्ट फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं और ये फोर्थ फॉर्मूले का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो अगर हम फोर्थ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि सारे वैल्यूज़ स्क्वायर के टर्म्स में दिए हैं। तो हम नॉर्मली फर्स्ट फॉर्मूला अपना यूज़ कर लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं विच इज़ mv= क्या है? QBr है। ठीक है, mv=QBr। मुझे निकालना r है तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखूंगा r और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? r=mv/QB हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब आप जानते हो कि यहाँ पर हमें इसकी वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो r नाउ m का मतलब क्या है? मास ऑफ द प्रोटॉन, और मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻⁻27। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपको याद नहीं रहेगी तो जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तो वहाँ पर आप इसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी कुछ वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन के साथ गिवन होती हैं लेकिन कुछ वैल्यूज़ क्वेश्चन के साथ नहीं दिया होता है, बल्कि क्वेश्चन के पेपर के स्टार्टिंग में गिवन होता है। तो वहाँ पर एक बार कांस्टेंट वैल्यू आप ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर r=m की वैल्यू रख दिया। अच्छा, स्पीड यहाँ पर कितनी गिवन है? 3 × 10⁻7 दिया है। कितना है? 3 × 10⁻7। और अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा? Q का मतलब चार्ज, और चार्ज तो आपको पता है चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू दिया है 2 टेस्ला। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। ठीक है, इस डेटा के बेसिस पर हमें आगे इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? देखो, मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाकी आप इसे लॉग एंटी लॉग लगा के सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ 1.67 × 3। तो सबसे पहले 3 को मैं 1.67 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 7 जा 21 बैलेंस 2 आ जाएगा, और 3 6 जा 18 × 20 यानी कि 0 बैलेंस 2, और ये हो जाएगा 5.01। ठीक है, 10⁻⁻27 है और 10⁻+7 है, यानी कि बचेगा सिर्फ 10⁻⁻20 बचेगा। क्या बचेगा? 10⁻20। नेक्स्ट स्टेप में आगे हम इसमें क्या लिखने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.2 हो जाएगा। ठीक है, और 10⁻⁻19 को हम ऊपर भेजेंगे तो ये बेसिकली 10⁻+19 हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? लिखना है r देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसे हम लिखेंगे 5.01/3.2। ठीक है, पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1, 10⁻⁻1 पावर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आप चाहिए तो लॉग एंटी लॉग भी यूज़ कर सकते हो या तो नॉर्मल डिवीजन भी यूज़ कर सकते हो। इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। r ठीक है, तो जैसे 50.01 दिख रहा है तो मैं नॉर्मली इसे 5.0 मान लेता हूँ। 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज वैसे भी ये थर्ड वैल्यू है तो कुछ इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 लिख लेता हूँ। डन। अब देखो 5.0 नीचे 3.2 है तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ। r ये हो जाएगा 50/32। क्या लिख सकते हैं? 50/32 इंटू 10⁻⁻1।
मैंने क्या किया, नीचे से एक डिजिट शिफ्ट किया तो ऊपर से भी एक डिजिट को शिफ्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं। जैसे 2 से कैंसिल करूंगा तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। अब इसे हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो मैं यहाँ पर 25 लिखता हूँ, यहाँ पर 16 लिखता हूँ। 16 1 जा कितना होता है 16, बैलेंस 9 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। नाउ 16 5 जा कितना होता है 80, तो 10 आएगा राइट, और 0 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। और 16 6 जा 96 होता है, तो ये 96 आ जाएगा, फिर 4 आएगा एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमें 3 डिजिट में मिल गए तो इतना इनफ है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख लेंगे रेडियस आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.56 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 का मतलब है कि एक डिजिट ये खिसकेगा, तो देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं इसको आर इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 0.156, और इसका यूनिट हम यूज़ कर लेंगे मीटर। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो अगर आंसर सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो उन्होंने 4 डिजिट तक इसे कैलकुलेट किया है, बट राउंड फिगर आप 0.156 लिख सकते हो, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। इसके बाद देखो, अगर हम PYQs देखेंगे इस चैप्टर के जो भी लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे विच विल बी रिलेटेड टू सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लेकिन देखा जाए तो 2019 में जो सिलेबस अपडेट हुआ था, उस सिलेबस में सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हटा दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो बस वो एक ही टॉपिक है, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसका स्टार्टिंग में मैंने आपको एक दो सम्स कराए हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। लेकिन मैं जब यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं रिलेटेड टू सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये पार्ट हमें यहाँ पर नहीं कवर करना है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। तो इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले जब ओल्ड सिलेबस था तो उसमें क्या होता था कि जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो ना, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, हाउ टू कन्वर्ट वोल्ट मीटर इनटू एन अमीटर, तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो अब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया गया है, पहले वो इस चैप्टर में हुआ करता था। तो वो जितने भी PYQs हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ पर गिवन है। तो फिलहाल तो मैं ये जो भी PYQs हैं उन्हें मैं कराने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर हम वो PYQs नहीं कवर अप करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वापस मैं बोल रहा हूँ, सिंस वो पार्ट अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिंस हमारे पार्ट में टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर एंड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर है, तो बेसिकली वो तो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट सिंस यहीं पर PYQs में गिवन है तो मैं इसी चैप्टर में उसे कवर अप कर देता हूँ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ साइक्लोट्रॉन, वापस से वही क्वेश्चन है रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूज्ड। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दिया है विच इज़ 1.4, और इसका यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपको याद रहना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को 2-3 यूनिट्स होते हैं, तो टेस्ला भी लिखते हैं, आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स हाउ रैपिडली शुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज बी रिवर्स्ड। नाउ ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में भी गिवन है और ये PYQs में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जहाँ पर ये बोला हो कि कितने टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डीज से रिवर्स्ड होगी, तो देखो टोटल टाइम T लगता है और डीज कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल टाइम यहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स होने में वो कितना लगता है, तो रिवर्स होने में जो टोटल टाइम लगता है दैट इज T इज इक्वल टू T/2। मतलब अगर मैं मान लूँ कि पूरा कवर अप करने में अगर T टाइम लगता है तो रिवर्स होने में उसे कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा, T/2। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, T कैलकुलेट करना है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.142 यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3.142, और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 1.67
इंटू 10⁻⁻27 और चार्ज ऑन प्रोटॉन भी गिवन है विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो याद रहे अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम को क्या लिखना है, t/2। तो जब भी क्वेश्चन में रिवर्स अगर आप वर्ड आ गया तो फॉर्मूला यही यूज़ करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर लिखते हैं t इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, t/2। यहाँ पर स्मॉल t का मतलब होता है टाइम पीरियड, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πm/QB। मैंने स्टार्टिंग में अभी क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πm अपॉन, और ये हो जाएगा QB/2। अब 2 हमारा थर्ड है तो ये सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πm/2QB, जहाँ से 2 से 2 विल गेट कैंसिल। देयरफॉर यू विल राइट t इज इक्वल टू πm/QB, और पाई की वैल्यू क्या है 3.142 इंटू एम की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, राइट। वहीं पर अगर Q की बात करें, Q का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज़ 1.4, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास गिवन कंडीशन है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि साइक्लोट्रॉन मोशन के जो क्वेश्चंस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन इनमें कैलकुलेशन होता है जहाँ पर आपको लॉग एंटी लॉग यूज़ करना पड़ सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे अरेंज कर देता हूँ, और इसके बाद फिर आप इसे क्या करो, इंटू 10 यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा -7, और अपॉन में जो वैल्यू है पहले हम इनके वैल्यू को इस तरीके से लिख लेते हैं 1.6 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसे थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बस इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 3.142 मल्टीप्लाइड बाई 1.67। नाउ 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19, और +19 -27 करेंगे तो आंसर आएगा 10⁻8, और नीचे की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, तो 1.4 मल्टीप्लाइड 1.6 कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिखता हूँ t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.142 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर क्या करो 16 4 जा 64 होता है तो 4 लिख लो, बैलेंस 6, 16 1 जा 16 और 6 क्या हो जाएगा 22, और 2 के बाद यहाँ पर डॉट लगा दो, ठीक है। पावर यहाँ पर क्या है 10⁻8 है। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई करना है। तो लॉग ऑफ 3.142 प्लस लॉग ऑफ 1.67 माइनस लॉग ऑफ 2.24, और पावर को तो हम बाहर रख देंगे। बस इसे आप लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करो, और जो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा दैट विल बी 2 इंटू 10⁻8, और इसको यूनिट हम लिख लेंगे सेकेंड, ठीक है। देखो अगर आप वहाँ पर आंसर में देखोगे तो जो आंसर में हमें गिवन था वो स्मॉल t की वैल्यू गिवन था। तो आइदर आप इस फॉर्मूले को ऐसा लिखना t इज इक्वल टू t/2 लिख लेना, और अगर ऐसा नहीं लिख सकते हो तो स्मॉल t इज इक्वल टू t/2 लिखो। जब आप इस तरीके से पैटर्न यूज़ करते हो तो आप ये बताते हो कि टोटल टाइम लगता है कैपिटल T और रिवर्स होने में टाइम लगता है स्मॉल t। जब आप इस तरीके से लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि टोटल टाइम लगता है स्मॉल t और रिवर्स होने में टाइम लगता है कैपिटल T। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आप अप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2016 में आया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, दैट इज़ हाउ टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड टू अ वोल्ट मीटर, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन PYQs के हमें नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओहम। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस जिसको हम G से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 25 ओहम, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूलास मिल जाएंगे, ठीक है। या तो नॉर्मली जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वो भी वीडियो आप फॉर्मूला सीरीज वॉच कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको इसका आंसर मिल जाएंगे, फॉर्मूलास मिल जाएंगे। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कौन शो कर रहा है, गैलोनोमीटर यानी कि IG दिया है, ठीक है। तो IG की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 मिली एम्पियर। याद रखना है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज गिवन बाई IG।
और ये मिली एम्पियर में दिया है तो आगे हम इसे एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसे लिख लेंगे 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर, जिसे और सिंप्लीफाई करके मैं 10⁻² एम्पियर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर, हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हमें एक अननोन रेजिस्टेंस को नॉर्मली सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्ट मीटर। तो वो मान लेते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस x है, इसे आप r मान सकते हो, y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मैंने अकॉर्डिंग टू बुक्स x मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर रेंज ऑफ वोल्ट मीटर दिया है 0 से 100, तो डेफिनेट सी बात है हम यहाँ पर 100 लेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसका फॉर्मूला क्या है यार, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देयरफॉर इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू v/ig माइनस g होता है। ठीक है, बस यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, x इज इक्वल टू v की वैल्यू 100 है, ig की वैल्यू जो है वो 10⁻² है और g की वैल्यू है 25। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे x इज इक्वल टू 10⁻² ऊपर आएगा तो +2, तो 100 इंटू 10⁻² माइनस क्या हो जाएगा 25। 10⁻² का मतलब 100 ही होता है, यानी कि बेसिकली हो जाएगा 10,000 माइनस 25। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 10,000 में से 25 रुपये निकल गया तो आप बोलोगे 9,975 रुपये, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जुलाई 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, मतलब 2 क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है, अ वोल्ट मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। किसका यहाँ पर दिया है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है, मतलब कि नॉर्मली यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 100 ओहम, तो इसे हम लिख लेते हैं 100 ओहम। वॉट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने को बोल रहा है, तो यानी कि V निकालना है। वॉट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। तो EMF की वैल्यू यहाँ पर गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट, और आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसे हम R से स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 20 ओहम। ये हमारे पास गिवन डेटा है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नॉर्मली हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है IR। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि I को हम क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं E/R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये बेसिकली 11th में फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वही फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू I की जगह पर मैं रखूँगा E/R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। तो देयरफॉर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे V इज इक्वल टू EMF 2 दिया है, राइट। वहीं कैपिटल R की वैल्यू हमें 100 दिया है, स्मॉल r की वैल्यू 20 दिया है, और वापस यहाँ पर लिख लेंगे 100। सो देयरफॉर अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 200, और 100 प्लस 20 करूँगा तो क्या हो जाएगा 120, 0 से 0 कैंसिल। और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू, देखो 20/12 है, तो अगर मैं 4 से कट करूँ तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5/3 को जब हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1.67 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम रिलेटेड टू ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओहम। तो यानी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G दिया है और जिसकी वैल्यू क्या है 500 ओहम है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड इट्स शंट इज 21 ओहम, यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है। शंट रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R गिवन है, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो कितना दिया है 21 ओहम दिया है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट मतलब कि हमें S कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नॉर्मली वापस से क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओहम एंड इट्स शंट इज 21 ओहम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G और जो उसका शंट है दैट इज 21 ओहम, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ शंट कैलकुलेट करना है, जिसको हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन में लगाने वाले हैं।
तो अब देखो बेसिकली यहाँ पर आप जानते हो कि नॉर्मली ये जो पर्टिकुलर केस है वो किस चीज़ का है, ये है हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। और आपने पढ़ा भी होगा कि जब हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट करना पड़ता है। तो देयरफॉर इसका हम आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट विल बी 1/r इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया रिलेटेड टू पैरेलल का फॉर्मूला, क्योंकि जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा शंट रेजिस्टेंस है हमें उसे पैरेलली कनेक्ट करना पड़ता है। तो देयरफॉर अब हम इसे लिखेंगे 1/r। तो ये देखो 1/r है, हमें फाइंड क्या करना है 1/s। तो 1/s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये विल बी 1/r माइनस 1/g हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा 1/s इज इक्वल टू 1/r की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर गिवन है 21 माइनस 1/g की वैल्यू क्या है 500। तो देयरफॉर आगे मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं लिखूंगा 1/s इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 500 माइनस 21 अपॉन 21 इंटू 500। मुझे निकालना s है, शंट रेजिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, तो s इज इक्वल टू 21 इंटू 500 और अपॉन में क्या हो जाएगा 500 माइनस 21। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं s इज इक्वल टू, तो देखो 2 जीरो का एज इट इज लिख दो, 5 1 जा 5 लिख दो, 5 2 जा 10 लिख दो, तो ऊपर का नंबर तो मल्टीप्लाई हो गया। 500 से 21 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 को 21 से माइनस करेंगे तो 429 आ जाएगा, सॉरी 479 आ जाएगा। ठीक है, तो 479 लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मली आपको यहाँ पर लॉग एंटी लॉग अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेना है। सो फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी समथिंग 21.92 और इसका यूनिट है ओहम। ठीक है, तो आई थिंक ये आप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर लॉग एंटी लॉग स्टेप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा और जल्दी सही आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन February 2015। ठीक है, वैसे मैं चाहता तो और भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर करता, बट सिंस वो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दे आर रिलेटेड टू सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो वो हमें नहीं करना है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो February 2015 में पूछा गया था, एंड इट इज़ रिलेटेड टू सोलेनॉइड। क्या गिवन है क्वेश्चन में, अ सोलेनॉइड 3.142 मीटर लॉन्ग, मतलब सोलेनॉइड का लेंथ दिया है विच इज इक्वल टू 3.142 मीटर। ठीक है, एंड 5.0 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और जो डायमीटर गिवन है वो 5.0 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर ही होता है। तो अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इस तरीके से हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। और आगे क्वेश्चन में बोला है हैज़ 2 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 500 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 500 एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, और करंट आई की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब हमें बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास गिवन डेटा है। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देयरफॉर इसे मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, और स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और इनटू इसे क्या लिखूंगा आई। तो देयरफॉर फर्दर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो लिखता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन है हमें दैट इज इक्वल टू 500, तो ये हो जाएगा 500। करंट की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 5 एम्पियर, तो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन, और लेंथ की जो वैल्यू गिवन है वो 3.142 दिया है। अच्छा 3.142 इज नथिंग बट पाई ना, तो इसे हम पाई मीटर कहते हैं। तो नीचे यहाँ पर मैं एल की जगह पर क्या यूज़ कर लेता हूँ पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 4 इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁷। तब आप इसे सॉल्व कर लो आगे, बहुत आसान है। तो b इज इक्वल टू, अब 5 4 जा क्या होगा 20, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 20 इंटू 10⁻⁷। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ज़ीरो को हटा देते हैं, तो 5 इंटू 2, और ये हो जाएगा 10 0 मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻⁷।
नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻7। अब 10 का मतलब 10⁻1 होता है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻4 इंटू 10⁻⁻7। तो देयरफॉर फाइनल आंसर मिलेगा b इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻3। क्या मिलेगा, 1 इंटू 10⁻⁻3, और इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला। तो अगर मैं देखो जो हमारे क्वेश्चन में आंसर गिवन था, उस क्वेश्चन में जो आंसर गिवन था दैट वाज 2 के फॉर्म में दिया था, राइट। दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। वो बेसिकली इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पर अगर ये जो क्वेश्चन गिवन है, अगर यहाँ पर करंट की वैल्यू बजाय 5 एम्पियर के अगर वो 2 एम्पियर देते तो हमारा आंसर वही हो जाता जो आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो या तो मिस प्रिंटिंग हो गई है 5 एम्पियर में, जहाँ पे 2 एम्पियर होना चाहिए था वहाँ पर 5 एम्पियर आ गया है। तो ये बेसिकली करेक्शन है, बट हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें बस उससे मतलब है जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग आपका यही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप करंट में 5 एम्पियर की जगह पर 2 एम्पियर लेके सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा जो उन्होंने वहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो दीज आर ओवरऑल PYQs जो लास्ट 10 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इन पूरे PYQs को करते वक्त मुझे ऐसा लगता है आपको भी फील हो रहा होगा कि क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं है, ठीक है। खाली बस आपको एक ही बात का याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है।